गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी कृतिका पुस्तक के पाठ 4 माटी वाली का पठन प्रारंभ करेंगे। कल जैसा हमने परिचय में प्राप्त किया था बेटा कि माटी वाली जो पाठ है वो विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखा गया है और इसका मुख्य विषय विस्थापन की समस्या है बेटा। कि भागीरथी नदी पर जब टिहरी बांध बनाया जा रहा था तो टिहरी गांव की वो भूमि जो बांध के उसमें आ रही थी क्षेत्र में, वहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया। उसी विस्थापन का गरीब तबके पर क्या प्रभाव हुआ, इसी का एक माटी वाली के माध्यम से इस पाठ में वर्णन किया गया है। पाठ में ये हमें संदेश दिया गया है कि गरीब आदमी का सब कुछ उजड़ जाए लेकिन उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात उसका अंत समय जब वो जीवन में शांति चाहता है, अपनी उस जगह पर रहना चाहता है जहाँ उसने जिंदगी बिताई थी, यदि उस जगह से उसे अलग किया जाए तो उसका जीवन अत्यंत दुर्भर हो जाता है। अर्थात गरीब व्यक्ति के अंतिम समय में उसे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अपने जीवन में नहीं चाहिए। ठीक है, पाठ को शुरू करें हम बेटा। पाठ की हमारी जो हमारी किरदार रहेगी वो माटी वाली है। माटी वाली एक मिट्टी बेचने वाली महिला है जो टिहरी गांव में हर घर में मिट्टी देने का कार्य करती थी। वो मिट्टी उनके चूल्हे चौके लीपने के काम में आती थी। ठीक है, तो पाठ शुरू करें हम बेटा। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे रखा। धरा बोझा मतलब रखा हुआ मिट्टी का कनस्तर, मिट्टी से भरा एक कंटर मतलब डिब्बा, कनस्तर बेटा। ओके, माटी वाली। टिहरी नगर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक कि मकान मालिक, किराएदार, छोटे बड़े, सारे बच्चे बड़े सब उस माटी वाली को पहचानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के काम को करने वाली वह अकेली, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रतिद्वंदी मतलब आपका कॉम्पिटिटर। कि बिजनेस में होता है ना कि दो शॉप वाले तो आपस में कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो पूरे गांव में अकेली मिट्टी देने वाली थी और उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाए। वहां न रहे लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या बेटा। प्राचीन समय में एक परंपरा रही है कि जहाँ आजकल झाड़ू पोछे किए जाते हैं, वहाँ रसोई का काम अगर पूरा हो जाता था तो चूल्हे की सफाई उसको लीप कर की जाती थी और वो उनका एक नियम होता था। तो कि अगर वो ना हो तो उनके लोगों से, उनके घरों से ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है बेटा। फर्श कच्चे थे, दीवारें कच्ची होती थी, तो उनमें सफाई का एक यही जरिया रहता था कि हर साल भर में दिवाली पर जैसे हम पेंट करवाते हैं ना, वैसे वो लोग लिपाई पुताई करवाते थे जिससे घर एकदम वापस टिप टॉप शानदार हो जाए। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भिलांगना, 2 नदियों के तटों पर बसे शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता है ना। चिकनी मिट्टी होती है, वो जरूरत होती है। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटेकर की एक हरिजन गुड़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी पहचानते हैं कि वो रोज आती जाती है, सब उसके ग्राहक हैं। उसको तो क्या, उसके जो कनस्तर है, जो पीपा है, उसको भी पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। डिल्ला वो जो सिर पे जो कपड़े का राउंड बनाकर उसको रखना और फिर ऊपर मिट्टी से भरा हुआ डिब्बा। ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ढक्कन नहीं देखा।
अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल देती है ताकि बेटा मिट्टी भरने में और वापस खाली करने में आसानी हो। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने फिर उसे खाली करने में आसानी है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है, जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए समय नहीं था। क्यों नहीं था बेटा? क्योंकि वह उसका सिर्फ सुबह उठना और एक ही उसके दिमाग में बात रहती थी कि सुबह और शाम की रोटी की व्यवस्था। तो जो इतने गरीब लोग होते हैं बेटा, उनके पास ये भी समय नहीं होता कि वो बैठकर अपने भाग्य के बारे में सोचे कि उनका भाग्य अच्छा है या बुरा है। उनके सामने सिर्फ एक ही समस्या होती है, पेट भरने। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, वह इस वक्त अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर परे डिल्ले के कपड़ों के बोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक घरा कि वो जो राउंड करके उसने बना के रखा था बेटा, उसे प्लेन एकदम सिंगल करके बिछाया। खुल जाने के बाद एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ कि वो जो था तो वो लगा कि एक चादर का टुकड़ा था। मालकिन के बाहर आंगन से निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांधी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी है ना, कि एक रोटी उसने अपने कपड़े में छिपा ली, लेकिन मुंह ऐसा चला रही थी कि उसने एक रोटी खा ली। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास गुड़िया के सामने जमीन पर रख दिया। ले, सदा बासी सा कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। मैंने रोटियां जो दी है वो चाय के साथ खा ले, सब्जी नहीं। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई से पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। ठीक है ना, वो जो था उससे ऐसे पकड़ लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने अंदर रखी चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंक मारी। करते हैं ना आप भी, दूध पीते हैं, उसने भी ऐसा ही किया। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। उन्होंने कहा ना कि सब्जी नहीं है, चाय से खा ले। तो गरीबों के लिए तो चाय भी बहुत अच्छी सब्जी है बेटा, है ना, कि सूखी रोटी से तो अच्छा है कि चाय साथ में मिल गई तो उसके साथ रोटी खा ली। भूख तो अपने आप में साग होती है। गुड़िया भूखी मीठी कि भोजन मीठा। तो मालकिन ने और कहा कि बेटा गुड़िया अगर भूख हो तो भूख ही सब्जी, कि उस भूख में अगर आप सूखी रोटी भी खा रहे हो तो और किसी सब्जी की जरूरत नहीं है, वही हमें स्वादिष्ट लगने लगती है। कि भूख मीठी होती है, भोजन नहीं, है ना। कि भूख ना हो तो 56 भोग भी सामने रखे हो, मन को नहीं स्वादे, और बहुत तेज भूख हो और अगर रोटी है तो वो भी हमें स्वादिष्ट लगने लगती है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब तक नहीं मिलते गिलास, है ना, माटी वाली ने उस औरत को कहा। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर लगाकर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के कारण खरीदी होगी। कि उस औरत ने यहाँ पर एक संदेश दिया है बेटा, कि लोग अपने विलासिता के लिए अपने पुरखों की जमीन सामान बेच देते हैं सिर्फ शौक के लिए। तो वे कहते हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अपने कितने कष्टों में रहकर कितनी बचत करके ये सारी चीज़ें बसाई होगी, तो इन्हें थोड़े से पैसों के लिए बेच देना बिल्कुल गलत है। वो ठीक है कि हम आपदा के समय इन चीज़ों को उपयोग में लें, लेकिन अपने शौक पूरे करने के लिए घर की चीज़ों को बेच देना ये समझदारी नहीं। उन्होंने ये तमाम चीजें जिनके हमारे लोगों की नजरों में कोई मूल नहीं रह गया। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर सिर चकराने लगता है। बाजार और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा की नई चीज लेने जाएंगे तब वो बेटा पीतल बहुत महंगा है, लेकिन जब ये घर के में लेने आता है तो वो इसे टूट फूट कहकर बहुत सस्ते दामों में हमसे खरीद कर ले जाते हैं और फिर इसे वापस यूज करके और नए बना के महंगे दामों पर बेचते हैं।
तो वो तो अपने फायदे के लिए हमसे ले जाते हैं, लेकिन हम पुरानी चीजें कम दामों में बेचें और नई महंगे में खरीद कर लाए, ये समझदारी नहीं है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अब पीतल के बर्तनों की इतनी वैल्यू घरों में नहीं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ, अब इस उम्र में शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, है ना। मालकिन ने भी, वो जो लेडी थी उसके सामने भी वही विस्थापन वाली समस्या थी, तो उसने भी यही कहा कि पुरानी चीज़ों से मोह हो जाता है। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम सब, क्योंकि समस्या सबके लिए थी बेटा, माटी वाली के लिए भी थी, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को विस्थापित होना था। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर ही जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली आई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आना के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिलेगी। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने कि वह बुढ़िया अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुड्ढा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा, है ना, कि रोज तो एक आध रोटी होती है, वो जाकर बनाती है, तब तक उसे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आज वो जाते ही, क्योंकि एक रोटी तो उसने पहले ही छिपा ली थी, फिर सामने वाले घर से 2, तो टोटल 3 रोटियां हो गई थी, तो कि घर जाऊंगी और बूढ़ा पति वह रोटियां देखते ही खुश हो जाएगा। साग में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ नहीं है अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा, कि भूख लग रही थी तो रोटी अच्छी है, सब्जी की जरूरत नहीं। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना भी तेज चलो फिर भी पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। ये ठाकुर की जमीन है, उस पर उसने अपनी टूटी झोपड़ी बना रखी है और किराए के बदले में वह उसके घर के छोटे मोटे कार्य करती है। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए अपने बुड्ढों को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5, है ना, 1.5। अब इतना बूढ़ा हो गया है कि, और जाते ही रोटी नहीं बताएगी तो उसे इंतजार ही नहीं होगा, तो कि वह पहले सब्जी बनाएगी और फिर उसको रोटी देगी। अब उसे ज्यादा नहीं बचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो गई है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका, ठीक है ना, अपनी माटी को मतलब अपनी जमीन को छोड़कर वह बूढ़ा व्यक्ति जा चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र लाना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं कि अगर वो माटा वाली जो माइंस है, वो मिट्टी वाली, वो अगर तुम्हारी है तो मैं तुमको वो तुम्हारे नाम लिख कर देता हूँ। माटा खानी तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी नहीं। कि हमको ये नहीं कि वो तुम्हारी रोजी रोटी क्या है, तुम तो उसका कागज मुझे हमें दिखाओ, हम उसके बदले तुम्हें जमीन दे देंगे। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते,
यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरीवाद की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी बढ़ने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले व्यक्ति से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए, है ना। कि अंत समय में यदि अब उसे उसमें कहा गया है कि वह अपने आप को यहाँ से विस्थापित कर ले, कहीं और जाकर अपनी पहचान बना ले, तो क्या इस उम्र में, उस स्थिति में जब उसके पास कुछ भी नहीं है, वह कहीं और जा सकती है, वहाँ अपना घर बसा सकती है और पुनः अपनी पहचान स्थापित कर सकती है? नहीं बेटा। तो इस बात में यही संदेश दिया गया है कि व्यक्ति का समय कितना भी बुरा हो, लेकिन अंत समय में वह अपनी ज़मीन से जुड़कर रहना चाहता है। अंत समय में वह अपनी, जहाँ पर वो रहता आया है, उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। क्योंकि गरीब आदमी के साथ कुछ भी हो, लेकिन उसका अंत समय उसके अपने ही स्थान पर बीतना चाहिए, उसका शमशान नहीं गुजरना चाहिए। ये हमारा पाठ है बेटा, और ये पाठ हमें इसी विस्थापन की समस्या के बारे में बताता है। ठीक है।